समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक। नमस्कार श्रोताओं, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं विमलेंदु पांडे। आज के इस कार्यक्रम में हम एक और ज्वलंत विषय पर बात करेंगे जिससे हम सभी का रोज का सरोकार होता है। आज का विषय है डेंगू बुखार, लक्षण, इसके कारण और रोकथाम। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल। डॉक्टर धारीवाल, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और एक ये बड़ा प्रासंगिक विषय है अभी जिस पर चर्चा करना और लोगों को जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रोताओं, डेंगू के लक्षण, कारण और रोकथाम के बारे में आप अपनी जिज्ञासा हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल से पूछ सकते हैं। इसके लिए आप फोन नंबर नोट करिए 23314444 और 23717106 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। श्रोताओं, जून से लेकर अगस्त का महीना मच्छर जनित बीमारियों के लिए जाना जाता है। इस दौरान वातावरण में नमी और गर्मी के कारण मच्छर बहुतायत में होते हैं और यही अनेक खतरनाक बीमारियों के वाहक भी होते हैं। डॉक्टर धारीवाल, मच्छर और इंसान का सह अस्तित्व हजारों साल से रहा है। हर साल उष्णकटिबंधीय देशों में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से हजारों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। हमारे यहाँ भी आजकल डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो डेंगी नाम है बुखार का, जी, ये एक प्रकार का मच्छर जो एडीज फैमिली को बिलोंग करता है। और उसका खास जो विशेषता है वो ये है कि ये दिन के समय में काटता है और साफ पानी में ब्रीड करना पसंद करता है। जो मच्छर की लाइफ साइकिल है वो अंडा जो है वो पहले देता है एडल्ट मॉस्किटो, और वो अंडा लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर प्यूपा में होता है और फिर एडल्ट जो बाइट करता है। अपन लोग जो देखते हैं वो एडल्ट मॉस्किटो होता है और वो दिन के समय में ज्यादा सक्रिय रहता है। कि उसकी ये हैबिट है जो कंपेयर की जा सकती है। मलेरिया का जो मच्छर है वो रात्रि के समय में मलेरिया, फाइलेरिया या जापानीज एनकेफेलाइटिस का वो उसका समय अलग जो है। इस मच्छर की क्या अलग पहचान भी है? बिल्कुल, इसको आम भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि मच्छर को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करेगा तो उसके लेग पर और उसके जो पंख हैं उस पर ध्यान से यदि देखेंगे तो स्ट्रिप्स जैसे होते हैं, जैसे काले सफेद धब्बे। बिल्कुल होती हैं। उसका शरीर भी कुछ इस तरह से काले सफेद और वीड़ा के आकार का होता है। बिल्कुल, जिस तरह से टाइगर की स्किन होती है उस तरह का, इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो जो है वो कहा जाता है। अच्छा, ये मॉस्किटो जो होते हैं, ये मच्छर किन किन चीजों से दूर भागते हैं? देखिए, ये एक तो इसकी पहले तो ये कि किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। तो इनका मच्छरों का फैमिली का एक ये नेचर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। और कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि
मच्छर काटने की वो कंप्लेंट करते हैं कि हमको मच्छर बहुत काटते हैं। जी जी। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको मच्छर कम काटते हैं। तो उसमें शरीर की ये जो है वो रचना इस तरह की है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये रहता है, जिन व्यक्तियों के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, मच्छर उसके प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं GS चड्ढा जी। चड्ढा जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, GS चड्ढा बोल रहा हूँ सर। को भी नमस्कार। नमस्कार। आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है जी। कुछ देशों में डेंगू का बिल्कुल विनाश कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है, तो वैसा क्या इंडिया में हो सकता है? तो कब तक होगा? दूसरा, ये डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग करते हैं, इसका 10% भी असर नहीं होता, तो आम व्यक्ति, आम नागरिक कौन सा कोई पाउडर या दवाई यूज करे कि ये डेंगू के मच्छर जो पनप ना पाए? चड्ढा साहब, एक तो ये जो आपने शब्द यूज किया कि इरेडिकेशन हो गया है, ऐसा ठीक नहीं है। ये जानकारी मैं करेक्ट कर दूं आपको, ऐसा कोई देश नहीं है जिसने डेंगू इरेडिकेट किया हो। उसका मुख्य कारण ये है कि जो डेंगू का मॉस्किटो की जो बात चल रही थी, एक बार यदि इन्फेक्ट हो जाए तो उसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होती है वो भी इन्फेक्टेड रहती है। इस कारण से इसका इरेडिकेशन, जैसे स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया है, वो संभव नहीं है। पहली बात तो ये, इसको कंट्रोल किया गया है और अपने देश ने भी इस पर काफी हद तक कंट्रोल किया है और इसकी जो मोर्टेलिटी है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज काफी कम है अपने यहाँ, जो केस मैनेजमेंट से पॉसिबल हुई है। दूसरा जो प्रश्न है आपका फॉगिंग से रिलेटेड, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि फॉगिंग कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है डेंगू कंट्रोल करने के लिए, और वो रिकमेंड नहीं किया जाता है जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, उसके तहत। जी जी। केवल खास परिस्थितियों में जब बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाएं और मच्छरों की, और मच्छरों में भी एडीज का जो मच्छर है उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाए, तब फॉर ए टाइम पीरियड जब आउटब्रेक चल रहा है तब उसको नॉकडाउन के लिए फॉगिंग की जाती है। अदरवाइज बेस्ट मेथड है कि आप मच्छरों को पनपने ही ना दें, और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हर हफ्ते में एक दिन आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे सैटरडे, संडे या जो भी दिन, उस दिन आप जो है वो अपने घर और अपने घर के आसपास में निकलें और देखें कि कहीं कोई प्लास्टिक की चीज, कोई प्लास्टिक की बोतल, कोई जो है वो चाय का कप या ऐसे रिसेप्टिकल्स तो नहीं पड़े हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा हो। और आजकल खास करके नॉर्थ इंडिया में बारिश बहुत हुई है, इस साल बहुत हुई है, और जैसा बिमलेंदु जी ने जानकारी दी कि ऑलरेडी केसेस आर ऑन द राइज, और बांग्लादेश में, पड़ोस के देश में ऑलरेडी बहुत केसेस हुए हैं और उनका हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता पड़ी है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय है कि अपन लोग ये आने वाले 3 महीनों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक ध्यान रखें। एक हमारे श्रोता हैं मध्य प्रदेश के देवास से राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल जरूर पूछें। नमस्कार हो साहब, आपको भी नमस्कार साहब। जी जी। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। हाँ, देवास मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ साहब, इंदौर के पास में देवास। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ साहब, मेरा सवाल यह था कि जैसे बच्चों को ज्यादा इन दिनों में मच्छर काटते हैं, तो इनको साहब कैसे बचाएं अपन डेंगू, तो जैसे मलेरिया जल्दी इनको हो जाता है, बुखार वगैरह, तो इनको लेके क्या सावधानी बरतना चाहिए अपना को? राजेश जी देखिए, बच्चों को आप ब्रॉडली 2 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दीजिए। एक तो वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, तो उन बच्चों में तो स्कूल का जो एक प्रोग्राम चलता है उसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो
जो आपकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, स्कूल के अधिकारियों से बातचीत होती है, तो ये बात आप जो है वो उनके साथ में चर्चा करके, और वहां पर खास करके कुछ ऐसी जो है वो स्थान हो जाते हैं, जैसे अभी भी कुछ स्कूलों में कूलर वगैरह का प्रयोग होता है। पानी का जो है वो घड़ा पड़ा रहता है, उसमें पानी बार बार जो है इकट्ठा, उसको खाली नहीं करते। 7 दिन में एक बार जो है वो खाली करके साफ करना चाहिए, और केवल साफ करने से भी काम नहीं चलता है, उसकी अंदर की वॉल को स्क्रब करना चाहिए। और दूसरा जो है वो ग्रुप है बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं, जो आप समझिए कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं, जी जी। उनको दिन में, जैसा मैंने कहा, दिन में मच्छर काटता है तो मच्छरदानी में सुलाना बेहतर है। और इन बच्चों को घर में यदि जो है वो ये रहे तो पहले तो मच्छर की उत्पत्ति ना होने दें, और सब खिड़कियां वगैरह जो है वो ये बंद रखें। और दूसरी बात, कुछ इस तरह के रेपेलेंट आते हैं, उसका भी उपयोग जो है वो किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बच्चों के लिए खासकर ये फुल स्लीव के वस्त्र पहनना, पूरी बांह के वस्त्र पहनना, या जो भी पैजामा पहनना, ताकि वो मच्छर काटने की संभावना न रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो विमलेंदु जी ठीक आपने जो है वो जानकारी ऐड की इसमें, कि ये तो इन दिनों में, आने वाले 3 महीनों में हर एक व्यक्ति अपने फुल स्लीव्स के क्लोथ जो है वो ही पहने। वो सबसे अच्छा तरीका है अपने को बचाने का, रेपेलेंट वगैरह लगाने के बजाय। हमारे श्रोता मध्य प्रदेश से ही हैं, ये सिंहपुर से हैं, राजेश नीमा जी। राजेश जी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी जी, विषय रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो कौन कौन सी प्राथमिक रूप से सुरक्षाएं रखें जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके। देखिए राजेश जी, डेंगू एक तो बुखार करता है, तो पहली चीज जो ध्यान रखने की है वो ये रखने की है कि बुखार ज्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। ज्यादा का मतलब हुआ कि 102 से ज्यादा बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। यदि 102 से ज्यादा हो जाता है तो गीली पट्टी रखनी चाहिए। और गीली पट्टी के बारे में एक थोड़ी सी भ्रांति होती है लोगों में कि रुमाल को गीला करके और माथे पर रख देते हैं, उसको बोल देते हैं कि हमने तो गीली पट्टी की और बुखार बच्चे का या व्यक्ति का कम नहीं हुआ, तो वो पर्याप्त नहीं होता है। बड़ा जो सरफेस एरिया है, बड़ा कोई कपड़ा है, टॉवल है, उसको पूरा गीला करके, और ऐसे स्थान पर जहां पर जैसे थाई है, एब्डोमन है, चेस्ट है, बॉडी का जो बड़ा पार्ट है, वहां इसका ऑपरेशन होगा तो उससे हीट का लॉस होता है और टेम्परेचर कम आ जाता है। 102 पर आने पर पैरास्टामोल की गोली देनी चाहिए। पहली बात तो बुखार का जो है वो कंट्रोल करना। दूसरा, बुखार होता है तो उसमें पर्सपिरेशन होगा, तो जो फ्लूइड का इंटेक है वो रहना चाहिए। तीसरी चीज ध्यान में रखने की बात यह है, खास करके डेंगू में, कि कहीं कोई चकत्ते वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू का एक रूप होता है जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, तो वो पकड़ में आ जाता है। उसमें ब्लड प्रेशर देखना होता है और जरूरत पड़ने पर जांच वगैरह करानी होती है। और प्लेटलेट के बारे में जो है वो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट के काउंट जो है वो कराते हैं। ट्रीटमेंट में उसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस में और प्रॉपर मैनेजमेंट में उसका जरूर जो है वो योगदान रहता है। डॉक्टर धारीवाल, क्या बुखार इसमें लगातार रहता है या कुछ समय बाद ये साइक्लिक रूप से आता रहता है, जैसे कभी कभी मलेरिया में होता है? बिल्कुल, इसमें बुखार बहुत तेज होता है, एकदम से जो है वो चढ़ता है, और बुखार के साथ में बड़ा सीवियर बॉडी एक होता है, जी जी, जिसको बैक बोन फीवर भी बोलते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो है वो शरीर में फीलिंग होती है जैसे हड्डियों में आपको टूट रहा है। जी जी। और दूसरी बात ये कि इसका बुखार बाइफेजिक होता है। जैसे बाइफेजिक का मतलब कि जो है वो बुखार हुआ, फिर वो उतर गया, 2 दिन ठीक रहा और फिर वापस चढ़ा।
ठीक है। तीसरे चौथे दिन। तो वो जो तीसरे चौथे दिन चढ़ता है वो खतरनाक पीरियड होता है। उसमें ध्यान रखना होता है, जो नाम मैंने लिया डेंगू हेमरेजिक फीवर का, उसमें यूजुअली हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन दूसरे जो फेज होती है उसमें जो है वो होता है। क्या रात और दिन के में भी बुखार के तापमान में ज्यादा अंतर होता है? रात में कभी कम हो या दिन में कभी ज्यादा हो, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं जो है वो बुखार होगा। अच्छा, तापमान कितना चला जाता है? 102 डिग्री तो चलिए तापमान का ऐसा देखा गया है 105 तक जो है वो डेंगू के केसेस में टेम्परेचर। तो ऐसे में तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले तो घर पर ही, जैसा मैंने बताया कि बुखार को वो एक इमरजेंसी है और उसको अस्पताल जाने से पहले फर्स्ट एड जिसको कहा जाए कि शरीर के सारे जो है वो वस्त्र उतार करके और जरूरत पड़ने पर सीधा नहाने के लिए और पंखा ऑन कर दें नहाने के बाद में, और पानी को उसको एवोपरेट होने दें जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाए। हमारे एक श्रोता जी हैं, श्रोता दिल्ली से हैं, धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे डेंगू और मलेरिया के ऊपर जो मच्छर से बीमारियां फैलती हैं, हमारे देश में कोरोना और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की बीमारी आई थी, तो कोरोना के लिए तो 6 महीने में हमारे वैज्ञानिकों ने इसका वैक्सीन तैयार कर ली थी। मलेरिया और डेंगू के लिए इतने टाइम से ये हमारी बीमारी चलती है हर बरसात के बाद, तो इसमें क्या इसका कोई वैक्सीन अभी तक तैयार कर पाई है हमारे वैज्ञानिक? इसके ऊपर क्या कार्य शोध चल रहा है? और डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है वैक्सीन के बारे में। कई जगह कुछ वैक्सीन आई हैं, तो उसका क्या असर पड़ा है? क्या हमारे यहाँ भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद डेंगू पर या और मलेरिया पर किसी वैक्सीन पे काम कर रहा है? धर्मवीर जी, बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है कि कोविड-19 में बड़ा अच्छा काम किया, खास करके इंडिया ने, और अपनी वैक्सीन डेवलप की। डेंगू का पहले तो थोड़ा सा अपने को समझना होगा कि डेंगू 4 प्रकार के वायरसेस के द्वारा होता है। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, ऐसा जो है वो इनके नाम हैं। और इनमें आपस में क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होती है। अच्छा। तो जो वैक्सीन इसकी बनी है और कुछ देशों ने उसको अलाउ किया भी है, और वो वैक्सीन जब यूज की गई तो ये जो मैंने बताया कि 4 टाइप के जो वायरस होते हैं, तो उसको क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन बोलते हैं। तो 4 प्रकार के वायरस उसमें जो है वो रहते हैं, और वो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो एडवर्स इवेंट जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए इसका अभी अपने देश में अभी किसी वैक्सीन को मान्यता नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अच्छा। और उसी कारण से नहीं दिया गया कि ये बात जो दूसरे देशों ने, खास करके नाम लेना चाहूंगा मैं फिलीपींस का, मैक्सिको में भी कुछ हुआ है, और मैक्सिको वगैरह में, तो वहाँ ये जो है वो प्रॉब्लम आई उनको। तो अपना जो डिसीजन रहा इंडिया का वो ठीक रहा। और अपने देश में भी कुछ संस्थान, जैसे बिमलेंदु जी ने नाम लिया, ICMR का, NII का, ये लोग जो है वो वैक्सीन के डेवलपमेंट में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविड में भी जो है वो बहुत हेल्प की थी, पूना बेस्ड जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहां पर भी जो है वो इस पर काम चल रहा है और वो ट्रायल स्टेज में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि इसके 4 प्रकार होते हैं। इनमें से इस समय कौन सा प्रकार ज्यादा हावी है और सबसे घातक कौन सा होता है? देखिए, इसमें अभी तक की जो रिपोर्ट है और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन केसेस का आ रहा है, वो डेन 1 का जो है वो है, माइल्ड केसेस होते हैं उसमें। अच्छा। जो डेन 2 होता है उसमें सीवियर मैनिफेस्टेशन का मतलब कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाना, ब्लड प्रेशर का फॉल हो जाना, क्योंकि ये जो वायरस है ये जाकर के एक तो जो धमनियां होती हैं उसमें ऐसा जो है वो रिएक्शन करता है
कि ब्लड जो है वो ऊज आउट होने लगता है। अच्छा, इसलिए ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, पल्स रेट जो है वो घट जाती है। तो ये चीजें सीवियर में होती हैं। डेन 3 डेन 1 के बराबर ही होता है, माइल्ड होता है, और डेन 4 डेन 2 का जैसा होता है। अच्छा। वो सीवियर होता है। अब हमारे श्रोता हैं दिल्ली से रघुविंदर जी। रघुविंदर जी, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार और सादर प्रणाम। नमस्कार सर से मेरा सवाल ये है कि पानी और डेंगू का तो सीधा रिलेशन है। जी। अब दिक्कत ये है, मौसम बार बार बदल रहा है। हम अपने गमले जो हमारे घर में लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हैं गमलों में, उनको खाली करते हैं तो फिर पता लगता है कि बारिश आ गई आज। नंबर 2, हमारे घर के सामने पार्क भी है, वहाँ भी अक्सर पानी खड़ा ही रहता है। तो इसके लिए हम क्या करें, किसको अप्रोच करें ताकि हमारे बच्चों को या आसपास डेंगू ना फैले? रघुवेंद्र जी, एक तो पहले खुद अपन कुछ सावधानी जो है वो बरत सकते हैं। जैसे आपने कहा गमलों में, तो पहले भी मैंने बताया कि हफ्ते में एक दिन आप निश्चित कर लें, उस दिन जहां पानी इस तरह का इकट्ठा होता है उसको हफ्ते में एक दिन भी आप खाली कर देंगे तो वो पर्याप्त होता है कि मॉस्किटो की यदि ब्रीडिंग वहां होगी तो वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा काम, जो आप किसी की मदद लेना चाहते हैं और आप जैसे दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग के लोग भाग इस काम के लिए नियुक्त होते हैं। जो कुछ दवाइयां भी होती हैं, एंटी लार्वल ड्रग्स होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनके पास अवेलेबल होती हैं। और ऐसे पानी के जो कंटेनर्स हैं जिसको खाली नहीं किया जा सकता है, उसमें वो दवा डाली जा सकती है। टेमीफॉस नाम की दवा जो है वो पीने वाले पानी में डाली जाती है। और टेमीफॉस के कुछ ग्रेन्यूल्स भी जो है वो आते हैं, वो भी जो है वो ऐसे पानी में जो पीने के काम में नहीं आता है, जैसे कूलर वगैरह है, उसमें कॉरपोरेशन के पास वो अवेलेबल है। तो उन अधिकारियों से आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में जमशेदपुर से हैं श्यामो महतो जी। महतो जी, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछें। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत नमस्कार और आकाशवाणी का बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा इतने सुंदर प्रोग्राम पेश करने के लिए। तो मेरा 2 सवाल है। जी बताएं। सवाल है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम लोग तकरीबन नदी या तालाबों में नहाते हैं, तो क्या नदी तालाबों में नहाने से क्या डेंगू का कुछ इसमें इफेक्ट होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेंगू बीमारी बच्चों या जवान किस उम्र में इसका इफेक्ट ज्यादा होता है? कृपया हमें थोड़ा इस बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामो जी, पहले तो आपका जो प्रश्न है कि तालाब वगैरह में नहाने से क्या डेंगू हो सकता है, तो उसका सीधा जवाब है कि नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध इस तरीके से हो सकता है कि आप जब नहाने जा रहे हैं तो शरीर आप खोल रहे हैं और वहां पर यदि एडिस की जो इसका मच्छर होता है उसकी ब्रीडिंग यदि हो रही होगी तो वो आपको बाइट करेगा, तो चांस उसमें आपको है। तो एकदम से उसको वो नहीं किया जा सकता है, वो निर्भर करता है किस परिस्थिति में, किस जगह पर आप स्नान कर रहे हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ये किनको ज्यादा होता है, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में ज्यादा होता है या एडल्ट में ज्यादा होता है। ये क्योंकि मच्छर जनित है और डे बाइटर है, डे में एक्टिव रहते हैं सब लोग, तो ये जो मॉस्किटो है वो बाइट इसलिए करता है कि उसको अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है और ये ह्यूमन ब्लड को प्रेफर करता है। तो ये अपनी फीड नहीं ले पाता है पूरी पर्याप्त मात्रा में एक बार में, क्योंकि दिन में आप एक्टिव रहेंगे, आप अलाउ नहीं करेंगे मॉस्किटो को पूरा उसकी जो प्रोबोसिस है वो पेनिट्रेट करने के लिए, उससे पहले इरिटेशन हो जाता है तो भगा देते हैं उसको। तो इसलिए ये जो है वो यदि हो रहा है तो उन परिवारों में काफी सारे लोगों को बुखार होता है। ये इसकी खास बात है डेंगू में कि क्लस्टरिंग ऑफ केसेस ऑब्जर्व होते हैं इन कंपैरिजन टू
फाइलेरिया और अदर डिजीजेस, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। डॉक्टर साहब धारीवाल जी, डेंगू और प्लेटलेट के संबंध में अनेक प्रचलित धारणाएं हैं। प्लेटलेट बढ़ाने के बारे में तरह तरह के नुस्खे घरों में अपनाए जाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये भ्रांतियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो शुरुआत में मुझे याद है कि जब दिल्ली में 1996 में डेंगू का हेमरेजिक फीवर का आउटब्रेक हुआ था, उस टाइम बड़ा जो है वो जोर चला था कि प्लेटलेट की जो है वो बात चली थी। लेकिन उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली की रिसर्च आई और बाकी बाहर के भी जो है वो देशों की रिसर्च आई। उन्होंने जो है वो ये कंक्लूड किया कि डेंगू इसका प्लेटलेट का इसकी जो सीवियरिटी है उससे रिलेशन नहीं पाया गया। तो पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि डेंगू का मतलब ये नहीं कि प्लेटलेट कम होना ही है। और दूसरी बात ये कि डेंगू के केसेस में प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन की कई बार जो है वो लोग भाग अननेसेसरी एक तरह से डॉक्टर्स के ऊपर हॉस्पिटल में प्रेशर जो है वो डाल देते हैं। कई बार कोई आवश्यकता नहीं। कई बार जैसे प्लेटलेट्स 50,000, 40,000, इवन 20,000 तक पहुंच जाती है, लोग बहुत ही घबराने लगते हैं। बिल्कुल, ये जो है वो एक वास्तविकता है, लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एविडेंस है, ऐसा देखा गया है कि 10,000 होने के बावजूद भी जब तक ब्लीडिंग टेंडेंसी ना हो, ब्लड प्रेशर कम ना हो रहा हो, मॉनिटरिंग नो डाउट बहुत ज्यादा जरूरी है उस पीरियड में। अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश से हैं जितेंद्र दौसारिया जी। जितेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है, जैसे प्लेटलेट भी गिर जाती हैं, हाँ, तो प्लेटलेट के लिए ब्लड तो लेना ही पड़ेगा। आगे बताएं। सर ये कृत्रिम ब्लड चढ़ाते हैं, ये रिसर्च चल रही है, इस पर कितना कारगर होगी आने वाले भविष्य में? सर इस पर ध्यान डालें। ये आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं जितेंद्र जी। एक तो पहली बात ये कि प्लेटलेट के लिए डेंगू और प्लेटलेट का जरूर कम होती है, वो केवल डेंगू में ही कम नहीं होती हैं, प्लेटलेट कम किसी भी वायरल फीवर में हो जाती है। और उसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हर एक केस को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े। एक तो मोटी बात ये जो है वो ध्यान में रखने की है। दूसरा जो आपका है कि ये आर्टिफिशियल ब्लड या जो है वो इस तरह का सिंथेसाइज्ड जो है वो प्लेटलेट्स की जरूरत उन लोगों में जो है वो पड़ती है जिनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो जो है वो वोमिटिंग के द्वारा हो या जो है वो स्ट्यू के द्वारा हो या यूरिन में जो है वो हो। डॉक्टर साहब कुछ चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे एस्प्रिन न लें, बिल्कुल ये बात आपने वगैरह जो है इस तरह का न लें जो ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक व्यक्ति को ये ध्यान रखना है इन दिनों में, और खास करके हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो एस्प्रिन ना लें और ब्रूफेन ना लें। पैरास्टामोल ऐसे केसेस के लिए बेस्ट जो है वो रहती है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर अक्षय धारीवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए देख सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आपके साथ चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विमलेंदु पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।